नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के जितने भी दुर्ग एवं किले हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उन पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्नोत्तर उसी प्रकार के हैं जिस प्रकार वर्तमान में आरपीएससी अपने एग्जामों में पूछ रहा है, यानी कि प्रश्न आसान से आसान भी आपके सामने आएंगे, कठिन लेवल के भी प्रश्न आएंगे। इसके अलावा कुछ प्रश्न इस प्रकार के भी होंगे जो आपकी समझ पर आधारित होंगे। और वर्तमान में समझ पर आधारित जो प्रश्न है उन्हीं की संख्या आपने देखा होगा कि एग्जाम होते हैं, पेपर होते हैं, उसमें ज्यादा आती है। ठीक है, तो उस प्रकार के प्रश्नोत्तरों भी हम आज चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपने हमारी दुर्ग एवं किले से के स्थापत्य से संबंधित क्लासें नहीं लगाई है तो एक बार आप क्लास से जरूर लगाना। ठीक है, 6 क्लासें हमने अपलोड कर दी है, उन क्लासों को जरूर लगाना। उन क्लासों को लगाने के बाद में अगर हम प्रश्नोत्तरों से संबंधित क्लास करते हैं तो वो हमारा बेहतर तरीके से रिवीजन हो जाता है और हमारी जो भी कमियां हैं वो भी हमें दिखाई दे जाती है और हमें उन कमजोरियों में, उन गलतियों में समय रहते हुए भी हम सुधार करने का हमें एक ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में कम से कम 100 प्रश्न आपको मिलेंगे दुर्ग एवं किले से संबंधित। ठीक है, और इसके साथ क्या होगा कि हम उन ऑप्शनों के हिसाब से भी प्रश्न को हल करने का तरीका देखेंगे और साथ साथ में जो ऑप्शन है उनकी भी विशेषताओं को थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे, ताकि क्या होगा कि पूर्ण रूप से जो हमारा राजस्थान के दुर्ग एवं किले के स्थापत्य से संबंधित जो टॉपिक था उसका पूर्ण रूप से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी क्लास भी लंबी चलेगी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर कि राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण हमें कहां से प्राप्त होता है। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य से संबंधित जो हमारा सबसे पहला उदाहरण हमें मिलता है वो हमें कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। यह कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? हनुमानगढ़ में गग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। काली चूड़ियों के कारण इस सभ्यता स्थल का नाम कालीबंगा पड़ा था। तो यहां पर जो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपने जो हमारी इतिहास की क्लास थी जिसमें हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करवाया था और वो हमारी पहली क्लास थी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, उस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कालीबंगा में 2 स्तर के टीले मिले हैं, एक ऊपरी टीला, एक नीची टीला, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। ठीक है, जो ऊपर था वो छोटा था, जो कि क्या था? दुर्ग था। जो नीचे था वो बड़ा था और क्या था? नगर था। दुर्ग में कौन रहते? राजा महाराजा और पुरोहित और मुख्य जो सेनापति वो रहते थे और नगर में आम जनता वास करती थी। ठीक है, तो यहां पर हमारा कालीबंगा जो सभ्यता है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य कला से संबंधित अगर प्रथम प्रमाण का कोई प्रश्न आता है तो हमारा यहां पर कालीबंगा जो सभ्यता है वो ही हमारा सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रायन के द्वितीय युद्ध के बाद में राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर किसका प्रभाव पड़ा था, यानी कि किस शैली का प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य की जो विशेषता है उनको देख लेते हैं कि प्रारंभ में जब गुप्त और मौर्य काल में जो दुर्ग बनाए जाते थे वो समतल मैदानों में बनाए जाते थे और उनमें विशेष रूप से मंदिरों और जलाशयों को ही महत्व दिया जाता था। कालीबंगा सभ्यता वाली स्थल है उसमें भी देख लो कि वहां पर भी जलाशय को महत्वपूर्ण दिया गया था
और मौर्य और गुप्त काल में भी मंदिरों और जलाशयों को ही महत्व दिया जाता था, सुरक्षा को कोई भी महत्व नहीं दिया जाता। परंतु जैसे ही 7वीं से 12वीं सदी का कार्यकाल समाप्त होता है, राजपूत कार्यकाल समाप्त होता है और उसके बाद में बाहरी आक्रमणकारी, पहले सल्तनत काल और उसके बाद में मुगल काल प्रारंभ होता है, तो दुर्गों में सुरक्षा को अधिक महत्व देने शुरू हो जाता है। सुरक्षा को महत्व किस प्रकार दिया जाता है? जैसे कि प्रारंभ में किला शब्द ही प्रयोग किया जाता था, दुर्ग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। किला शब्द प्रयोग कर लिया या महल शब्द प्रयोग कर लिया, परंतु दुर्ग शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। दुर्ग शब्द का बाद में प्रयोग होने लगा, क्योंकि दुर्ग दूर रह गए, यानी कि जहां तक पहुंचना दुर्गम हो, जहां तक पहुंचना बहुत कठिन हो, उन के लिए दुर्ग शब्द का प्रयोग किया जाता था। दुर्ग ऊंचाई पर बनाए जाने लगे, पहाड़ियों पर बनाए जाने लगे और उनकी सुरक्षा के लिए अलग अलग प्रकार की व्यवस्था भी की जाने लगी थी, ठीक है, ताकि बाहरी आक्रमणकारियों से बचा जा सके। इसके अलावा दुर्ग और किले में मैंने आपको फर्क बताया था कि दुर्ग बहुत बड़े आकार में होते हैं, सुरक्षा को भी अधिक महत्व दिया जाता है। किला उसी के समान होता है, परंतु दुर्ग से थोड़े सुरक्षात्मक दृष्टि से कमजोर होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कम होता है किला। दुर्ग सबसे बड़ा होता है। अब उसमें क्या होने लगा, दुर्ग में जैसे कृषि के लिए कृषि की भूमि की व्यवस्था होने लगी, सिंचाई की व्यवस्था होने लगी, हर प्रकार की व्यवस्था, ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी आए और 6 से 7 महीनों तक अगर वो डेरा डाले रखे, तब भी अंदर जो अनाज पानी है वो समाप्त न हो और उसके दुर्ग के अंदर रहते हुए वहां की आम जनता और शासक अपना जीवन पोषण करते रहे, ठीक है। तो तुर्क और अफगान आक्रमण के बाद में इस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिले थे राजस्थान के दुर्गों में। परंतु आगे चलकर क्या हुआ कि जैसे ही मुगलों के साथ राजपूतों के मधुर संबंध बनने लगे, तो दुर्ग पहाड़ों से वापस समतल मैदान में आने लगे। जैसा कि हमें सबसे उचित उदाहरण मिलता है बीकानेर रियासत का जूनागढ़ का किला, और इसके अलावा आमेर रियासत में आमेर का महल है, वो हमें इसके उपयुक्त प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो मुगल शासन नहीं है, तुर्क शासन नहीं है, तुर्क अफगान शासन आता है, क्योंकि त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद में कौन आए थे? तुर्की अफगानी जो शासक थे वो ही आए थे, और उन्हीं का प्रभाव राजस्थान की दुर्ग स्थापत्य पर पड़ा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि गागरोन तथा भैंसरोडगढ़ दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो राजस्थान में शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार बताए गए हैं अलग अलग, जैसे गिरि दुर्ग है, वन दुर्ग है, पारिक दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई हो, पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर क्या दोहरा प्रकोटा सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, धानमन दुर्ग जो कि मरुस्थल में बनाया हो, जल दुर्ग जिसके चारों ओर क्या जल राशि होती है, सैन्य दुर्ग वो होता है जहां पर चतुर वीरों की एक सैन्य टुकड़ी वहां पर रहती है, सहाय दुर्ग वो होता है जहां पर रहने वाला आम नागरिक हो या चाहे सेनापति हो चाहे सैनिक हो, वो क्या होता है? सूरवीर होता है, ठीक है। तो गागरोन और भैंसरोडगढ़, गागरोन जो कि झालावाड़ में स्थित है, भैंसरोडगढ़ जो कि कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी के संगम पर है और गागरन आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित है। इनको जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। कौन सी श्रेणी में रखा गया? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया। और इसके अलावा शुक्र नीति क्या कहती है? शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए थे और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था वो कौन था? सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? सैन्य दुर्ग माना जाता है, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया? तो दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं और उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो सैन्य दुर्ग माना जाता है, जिसमें क्या होता है? एक चतुरांगनी सेना मौजूद होती है जो दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त की जाती है, ठीक है। सैन्य और सहाय दुर्ग, इस दोनों दुर्गों में मैंने आपको अंतर बताया था। सैन्य दुर्ग वो होता है जहां पर सेना अधिक होती है और सहाय दुर्ग क्या होता है? जहां कोई भी अगर आदमी रहता है वो भी सूरवीर एक योद्धा के समान होता है, उन्हें उसी प्रकार प्रशिक्षण किया जाता है।
सैन्य दुर्ग में केवल सैनिक महत्व रखते हैं, आम जनता महत्व नहीं रखती है, परंतु सहायक दुर्ग वो होता है जिसमें आम जनता होती है, वो भी सूरवीर होती है, और सैनिक है वो भी सूरवीर होते हैं, उन्हें उसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, ये सहायक दुर्ग की विशेषता है। राजस्थान में सहायक दुर्ग के हमें कहीं पर भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि दुर्ग निर्माण की अंतिम परंपरा में राजस्थान का अंतिम दुर्ग किसे माना गया, यानी कि दुर्ग निर्माण की जो परंपरा है उसमें राजस्थान का अंतिम दुर्ग किसे माना गया। जैसे प्रारंभ में अगर माना जाए तो चित्तौड़ का दुर्ग है, जो कि मौर्य काल में निर्मित हुआ था, चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया था। और इसके अलावा राजस्थान का जो अंतिम दुर्ग था वो था लोहागढ़ का किला। कौन सा? लोहागढ़ का किला, जो कि 18वीं सदी में जाटों के शासक सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, भरतपुर में स्थित है, दोहरा प्रकोटा है, भीतर की दीवार ईंट और पत्थरों से बनी है, बाहर की दीवार मिट्टी से बनी है। मिट्टी से बने होने का कारण भी मैंने आपको बताया था कि जो भी गोले दागे जाते हैं वो मिट्टी के अंदर धंस के रह जाते हैं। लोहागढ़ है, जिसका लोहा किसी ने भी नहीं ले सका था, चाहे वो मुगल हो, चाहे मराठा हो, चाहे अंग्रेज हो, या कोई भी शासक हो, वो लोहागढ़ पर अपना अधिकार या नियंत्रण नहीं कर सके थे। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहां पर पाए जाते हैं, मेवाड़ में पाए। श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, श्यामल दास का संबंध मेवाड़ से है, मेवाड़ रियासत के थे। उन्होंने लिखा था कि 84 में से 32 दुर्ग किसने बनाए थे, अकेले महाराणा कुंभा ने बनाए थे। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है महाराणा कुंभा का राजस्थान में। तो मेवाड़ में हमें सर्वाधिक दुर्ग देखने को मिलते हैं। अगर मेवाड़ के बाद में पूछा जाता है, जा सकता है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग मेवाड़ में पाए जाते हैं। अगर दूसरे नंबर पर आता है तो वो ढूंढाना अंचल है, जयपुर टोंक दौसा का जो ढूंढाना अंचल का जो क्षेत्र है, वहां पर राजस्थान में मेवाड़ के बाद में सर्वाधिक दुर्ग पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक मेवाड़ में, और मेवाड़ के बाद में सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो ढूंढाड़ अंचल में पाए जाते हैं। और ढूंढाड़ अंचल में जितने दुर्ग पाए जाते हैं उनकी संख्या मैं बता देता हूं, लगभग 50। कितने पाए जाते हैं? लगभग 50 दुर्ग पाए जाते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जून 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के कितने प्रमुख दुर्ग शामिल किए गए थे। जून 2013 में नोम पेने में हुई एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया था। कितने दुर्गों को? 6 दुर्गों को शामिल किया था। वो उनके नाम कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको एक दिन ट्रिक से समझाया था। गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन, गाजर, चीकू और आम। ठीक है, गागरोन जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़, आमेर और रणथंभौर। ठीक है, आमेर और रणथंभौर। गा से गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर का किला। ये वो राजस्थान की 6 दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को के द्वारा जून 2013 में जो नोम पेन है में एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये हो गई हमारे राजस्थान के जो दुर्ग स्थापत्य कला की उनकी जो विशेषता थी वो हमने एक साथ कंप्लीट कर ली। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा एक तरह से जो बड़ा बड़ा था उसका हमने रिवीजन कर लिया। अब आपको क्या करना है विद्यार्थियों, आप सुनो कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि वो टॉपिक पॉइंट हमें याद नहीं है तो आप उसे तुरंत ही देख लेना। अभी एक बार देख लेना और उसके बाद में क्लास को वहीं पर रोक करके जहां पर भी आपको वो लगता है कि ये चीज़ हमें याद नहीं है या अधूरी याद है तो उसे आप तुरंत ही उस डाउट को क्लियर कर लेना, उसे आगे के लिए मत छोड़ना। ठीक है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। प्रश्न आता है कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में उसका नाम क्या रखा गया था।
अब दो नाम आता है, खेराबाद और खिजराबाद। खेराबाद है और खिजराबाद। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि 1303 में रावल शाखा का अंतिम शासक था चित्तौड़गढ़ में राणा रतन सिंह। उसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और रानी पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया, रतन सिंह और इसके अलावा गोरा बादल के द्वारा केसरिया किया गया था। और चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार भी कर लिया था और अधिकार करने के बाद में अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आता है खेराबाद, जो था सिवाना। सिवाना पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना अधिकार करने के बाद में उसका नाम खेराबाद कर दिया था। उसके बाद में जालोर पर वो अपना अधिकार करता है, जालोर पर अधिकार करने के बाद में उसका नाम जलालाबाद कर देता है। राजस्थान में जितने भी जोहर हुए हैं, केसरिये हुए हैं, साके हुए हैं प्रहरम के, उनमें अलाउद्दीन खिलजी का ही हाथ है। जैसे राजस्थान का प्रथम साका किसे माना जाता है? 11 जुलाई 1301 को हुआ था रणथंभौर के दुर्ग का साका। राणा हमीर देव चौहान वहां का शासक था। तो वो पहला साका था राजस्थान का। राजस्थान का दूसरा साका आता है 1303 में चित्तौड़ का। राजस्थान का तीसरा साका कौन सा आता है? तो वो है सिवाना दुर्ग का 1308 में। कहीं कहीं पर 1310 भी लिखा मिलता है। और जो चौथा साका है वो है जालोर का, जो कि 1311 में हुआ था। और इन चारों साकों में किसका योगदान था? अलाउद्दीन खिलजी का ही योगदान था। ठीक है, तो चित्तौड़ का नाम उसने क्या रखा था? खिजराबाद रखा था। खिजराबाद कर देना, ठीक है, इसे खिजराबाद हो गया, खिजराबाद कर देना। खिजराबाद रखा था। अपने पुत्र खिजर खान के नाम पर चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था? खिजराबाद कर दिया था। 1301 में यहां पर अधिकार कर देता है। चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में कहावत है कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गड़ैया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आकार राजस्थान के दुर्गों में सबसे बड़ा है। राजस्थान के दुर्गों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण इसके लिए पंक्ति प्रचलित है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया। यहां पर कृषि सिंचाई सभी की व्यवस्था थी। अगर एक साल तक शत्रु सेना उसके घेराबंदी कर रखे तब भी उसके अंदर अपने जीवन को पालन पोषण करने के लिए, आम जनता के लिए और राजा महाराजाओं के लिए वहां पर अन्न और जल की व्यवस्था थी। चित्तौड़ का दुर्ग है, निर्माण किसने करवाया था? वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांग, कहीं पर उसका नाम चित्रांग में मिलता है, उसके द्वारा करवाया गया था। और प्रारंभ में इसका नाम चित्रकूट था, जो वर्तमान में अपभ्रंश होता होता हुआ चित्तौड़ बनकर रह गया था। मेवाड़ में गुहिल वंश की जो संस्थापक था वो था बप्पा रावल। गुहिल वंश ही आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक रावल शाखा होती है, दूसरी सिसोदा। रावल शाखा के समाप्त होने के बाद में ही सिसोदा शाखा आती है। रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह और सिसोदिया शाखा का जो प्रथम शासक था वो था हमीर देव, राणा हमीर। विषभगढ़ घाटी पंचानन की उपाधि भी दी गई थी और मेवाड़ का उसे उद्धारक और संरक्षक भी माना जाता है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किसे पराजित करके किया था? तो मौर्य शासक था महानमौरी, जिसे बप्पा रावल ने पराजित करके मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसकी स्थापना की थी। राणा रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है, तो याद रखना है बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था? तो मानमौरी था। वहां पर चित्रांगद मौर्य नहीं कर देना है। चित्रांगद मौर्य ने इस चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था और जिस पर बाद में आगे चल करके जीर्णोद्धार कह सकते हो। ठीक है, वो किसके द्वारा करवाया गया था? राणा
कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः गुहिल सिसोदिया वंश की प्रतिष्ठा किस शासक ने स्थापित की थी? तो राणा हमीर के द्वारा। किसके द्वारा? राणा हमीर के द्वारा 1326 में चित्तौड़ पर पुनः गुहिल सिसोदिया वंश की प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया था। यह सिसोदा गांव के था, इसलिए जो आगे के जो भी वंश थे वो सिसोदिया कहले, और ये गुहिल वंश की ही एक शाखा थी, रावल शाखा और सिसोदिया शाखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और राणा हमीर को इसी कारण विषव घाटी पंचानन कहा गया है, और मेवाड़ का उद्धारक और संरक्षक भी कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के प्रथम शाके जो कब हुआ? 1303 में हुआ था। जौहर का नेतृत्व किसने किया था? रानी कर्मावती? नहीं, रानी कर्मावती ने दूसरा शाका हुआ था 1535 में, उस समय जौहर का नेतृत्व किया था, परंतु प्रथम शाके में रानी पद्मिनी के द्वारा जौहर का नेतृत्व किया गया था। रानी पद्मिनी जो कि राणा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी। रानी कर्मावती कौन थी? यह महाराणा सांगा की पत्नी थी। उनके द्वारा जौहर किया गया था चित्तौड़ के द्वितीय शाके के दौरान। चित्तौड़ का द्वितीय शाका हुआ था 1535 में, जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह, उसके द्वारा आक्रमण किया गया था। और उस समय मेवाड़ का जो शासक भार था वो किसके हाथों में था? मूल रूप से रानी कर्मावती के हाथों में था, परंतु राजगद्दी पर कर्मावती और सांगा का पुत्र विक्रमादित्य आसीन था, और यह वही विक्रमादित्य है जिसकी हत्या बनवीर ने कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय शाके 1535 में बहादुर शाह के विरुद्ध केसरिया का नेतृत्व किसने किया था? द्वितीय शाका हुआ था, उस समय केसरिया किसके द्वारा किया गया? क्योंकि विक्रमादित्य को रणथंभौर के दुर्ग में सुरक्षित भेज दिया गया था, परंतु जो केसरिया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो थे देवलिया के बाघ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? देवलिया के बाघ सिंह के द्वारा द्वितीय जो शाका हुआ था उसमें केसरिया किया गया था, और जो जौहर था वो सांगा की पत्नी कर्णावती उसके द्वारा किया गया था। याद रखना है, द्वितीय शाका था उसमें केसरिया किसके द्वारा किया गया था? देवलिया के जो ठाकुर थे बाघ सिंह, उनके द्वारा किया गया था। जयमल और फत्ता का तीसरे शाके से संबंध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में बाघ सिंह का स्मारक किस प्रवेश द्वार के बाहर बना है? चित्तौड़ दुर्ग है, उसके 7 प्रवेश द्वार है, वहां पर अलग अलग दरवाजे पर स्मारक और स्थल बने हुए हैं। ठीक है, तो जो पाड़न पोल है, पाड़न पोल के बाहर ही बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। पाड़न पोल है, पाड़न पोल के बाहर ही बाघ सिंह का स्मारक बना है। चित्तौड़ किले के जो प्रवेश द्वार है उनके नाम है, जिसका पहला है पाड़न पोल, और पाड़न पोल के पास ही बाघ सिंह का स्मारक बना है। उसके बाद में आता है भैरव पोल। ये भैरव पोल है वो भैरू सिंह सोलंकी है, जो भी द्वितीय शाके के समय वीरगति को प्राप्त हुई थी, और उन्हीं के नाम पर भैरव पोल बनाया गया था। उसके बाद में हनुमान पोल और गणेश पोल है। ठीक है, और गणेश पोल के बाद में जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल है, जबकि भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य ही जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं, जो कि मेवाड़ के तीसरे शाके के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। जयमल की 16 खंभों की छतरी है और कल्ला जी की 4 खंभों वाली छतरी है। तो पहला जो दरवाजा है वो है पाड़न पोल, वहां पर बाघ सिंह की। दूसरा पोल है वो भैरव पोल है, वहां पर भैरू सिंह सोलंकी की। और जो तीसरा है भैरव पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के बीच में ही जयमल और फत्ता की और रावचुंडा की, कल्ला राठौड़ की, रावचुंडा नहीं कल्ला राठौड़ की भव्य छतरियां बनी हुई हैं। ठीक है, ये क्रम से है, आप इसे क्रम से भी याद रख सकते हैं। प्रथम पोल पाड़न पोल, वहां पर बाघ सिंह की। दूसरा भैरव पोल, वहां पर भैरू सिंह सोलंकी की। और भैरू पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के बीच में किनकी है? तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जयमल की 16 खंभों वाली छतरी तथा कल्ला राठौड़ की 4 खंभों वाली छतरी किस साके से संबंधित है? तो प्रथम साके में गोरा बादल है, रतन सिंह है, द्वितीय साके में बाघ सिंह है, भैरव सिंह सोलंकी है, और तीसरे साके में कौन है? जयमल है और कल्ला राठौड़ है। अब यहां पर एक चीज आपने अगर नोट की होगी तो देखते हैं कि प्रथम जो साका हुआ था उसमें मेवाड़ का शासक शामिल था, परंतु दूसरा और तीसरा शासक जो साका हुआ था उसमें दोनों में ही मेवाड़ के शासक शामिल नहीं थे, वो वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। दूसरे साके में विक्रमादित्य था जिसे सुरक्षित भेज दिया गया था दूसरे स्थान पर, और वहीं तीसरे साके में उदय सिंह था, वो भी गोगुंदा के जंगलों में चले गए थे सुरक्षित रूप से, और उनके बाद में उनके जो सेनापति थे उन्होंने ही युद्ध का भार संभाला और वो ही वीर गति को प्राप्त हुए और उनके द्वारा ही केसरिया किया गया था। प्रथम साके में रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के द्वारा जोहर किया गया था, दूसरे साके में सांगा की पत्नी कर्मावती के द्वारा जोहर किया गया था, जबकि तीसरे साके में जयमल और फत्ता की जो धर्मपत्नी थी उनके द्वारा जोहर किया गया था। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रश्न जयमल और फत्ता से संबंधित है और इनका संबंध है तीसरे साके से फरवरी 1568 में। ठीक है, तो यह भी हमारा प्रश्न यहां पर कंप्लीट होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्थापत्य कला से संबंधित है। चित्तौड़ के दुर्ग में जो स्थित है समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1428 ईस्वी में किस शासक के द्वारा करवाया गया था? ये जो मूल मंदिर था वो परमार शासक भोज के द्वारा बनाया गया था। बाद में 1428 में महाराणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था और इसलिए इसका नाम है मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है और इसे समदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो मूल रूप से परमार राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा मोकल के द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, और इसलिए इसी समदेश्वर मंदिर को मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। और चित्तौड़ के किले में और कौन कौन से भव्य मंदिर थे? जैसे कि कालिका माता का मंदिर है जो कि 8वीं सदी में बप्पा रावल के द्वारा निर्मित है। सूर्य मंदिर है, मूल रूप से वो सूर्य मंदिर था, बाद में वहां पर कालिका माता की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित कर दी थी, इसलिए उसका नाम कालिका मंदिर रह गया। समदेश्वर मंदिर जो कि परमार राजा भोज के द्वारा बनाया गया था, इसी के बाद में इसका जो जीर्णोद्धार है वो करवाया गया था महाराणा मोकल के द्वारा, इसलिए इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। और आगे चलकर देखते हैं, एक मंदिर और है, त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर है, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वा दिया था। यह भी परमार शासक है भोज के द्वारा निर्मित है चित्तौड़ के किले में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। चित्तौड़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ के दुर्ग में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय तोड़ दिया था, यह मंदिर भी परमार शासक भोज परमार के द्वारा बनाया गया था। परमार शासक है भोज परमार के द्वारा बनाया गया था। बप्पा रावल के द्वारा सूर्य मंदिर बनाया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा विष्णु भगवान के वराह अवतार का मंदिर बनवाया गया था और राणा मोकल के द्वारा समदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था, जो बाद में मोकल जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है, तो त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, किसके द्वारा बनाया गया था? परमार शासक भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नवलखा भंडार का निर्माण किसने करवाया था? जैसे कि नवलखा भंडार है वह चित्तौड़ के किले में है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर का दुर्ग है। नवल बाण 12 के शेरगढ़ किले में स्थित है। और एक नवलखा दुर्ग है जो कि कहां पर स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। बनवीर के द्वारा ही इस नवलखा भंडार का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा किले में तुलजा भवानी का भी मंदिर है। इनका तुलजा भवानी जो कि छत्रपति सम्राट शिवाजी के कुलदेवी थी, उनका भी मंदिर है जो कि बनवीर के द्वारा
बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये है चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित भव्य स्मारक स्थल, जैसे कि कालिका माता का मंदिर है, सिमदेश्वर महादेव का मंदिर है, और इसके अलावा त्रिभुवन नारायण का मंदिर है, तुलजा भवानी का मंदिर है, विष्णु के वराह अवतार का मंदिर है, कुंभ स्वामी का मंदिर बोलते हैं जिसे महाराणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा जैन मंदिर है, अद्भुत देव जी का मंदिर जिसे ये मूल रूप से ऋषभ देव जी का अवतार माने जाते हैं और भील लोग उन्हें अद्भुत जी कहते थे। इसके अलावा 27 देवरी है, जहाँ पर 27 मंदिरों का संग्रहण या समूह देखने को मिलता है, और इन 27 मंदिरों में 24 जो तीर्थंकर हुए जैन धर्म के उनकी प्रतिमाएं भी बनी हुई है। तो क्योंकि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 27 देवरी क्या है, तो याद रखना है 27 मंदिरों का समूह है। क्या है? 27 मंदिरों का समूह है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विजय स्तंभ के संबंध में कौन सा कथन सही है? विजय स्तंभ जिसे कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, कुल 122 फीट ऊंचा है तथा 9 मंजिला है। कितना है? 122 फुट ऊंचा है तथा 9 मंजिला है। ये है भव्य स्मारक है। फर्ग्यूसन ने जिसे रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की, कर्नल जेम्स टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया था। यह भारतीय मूर्ति कलाओं का विश्व कोश भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की यहाँ पर प्रतिमाएं बनी हुई है। ठीक है, और कुंभा के कार्यकाल में बना था, और इनके जो मुख्य शिल्पी थे वो कौन थे? पुंजा, नापा और जेता, ये उनके मुख्य शिल्पी थे। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई और मंजिल पूछा गया है इस प्रश्न में, तो वो है 122 फीट ऊंचा है एवं 9 मंजिला है। कितना है? 122 फीट ऊंचा एवं 9 मंजिला भव्य ये स्मारक है विजय स्तंभ। ठीक है, याद रखना है ये 9 मंजिला है, ये भी महत्वपूर्ण है। 122 फीट ऊंचा है, ये भी महत्वपूर्ण है। किसने बनाया था? महाराणा कुंभा के कार्यकाल में पुंजा, नापा एवं जेता ये इनके मुख्य शिल्पी थे। 1438 से लेकर के 1448 के मध्य बना था, और ऐसा माना जाता है कि उस समय इसके निर्माण में 90 लाख रुपए खर्च हुए थे, और इसे हिंदू देवी देवताओं का विश्व कोश, मूर्ति कोश या संग्रहालय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि मूर्तिकला का विश्व कोश किस स्मारक को कहा जाता है? जैसा कि ये भी बताया था, विजय स्तंभ को मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। सिमदेश्वर मंदिर 1428 में, जिसका जीर्णोद्धार मोकल के द्वारा करवाया गया था। और इसके अलावा कीर्ति स्तंभ भी है, जो कि 7 मंजिला है। कुंभा के समय एक बघेरवाल जैन जीजा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और ये जैन धर्म से संबंधित है, और जैन तीर्थंकर जो कि प्रथम हुए आदिनाथ को यह समर्पित है। यह कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है। कीर्ति स्तंभ 7 फीट है, और जो विजय स्तंभ है वो 7 मंजिला है कीर्ति स्तंभ, और विजय स्तंभ है वो 9 मंजिला है। जो कीर्ति स्तंभ है वो कितना मंजिल है? 7 मंजिल, और विजय स्तंभ है वो कितना मंजिल है? 9 मंजिल है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि विजय स्तंभ का निर्माण 1438 से लेकर के 1448 के मध्य हुआ, जिसके निर्माण से संबंधित प्रमुख शिल्पी कौन कौन से थे? मंडन, नाथू, खिम्मा ये नहीं है। पुंजा, नापा एवं जेता। पुंजा, नापा एवं जेता। विजय स्तंभ जो कि 1438 से 48 के मध्य कुंभा के कार्यकाल में बना था। किसके कार्यकाल में बना था? कुंभा के कार्यकाल में बनाया गया था, और मालवा विजय के अभियान विजय के उपलक्ष्य में ही इसका निर्माण करवाया गया था, और मुख्य शिल्पी थे पुंजा, नापा एवं जेता। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1734 ईस्वी में जयपुर की सुरक्षा हेतु अरावली की पहाड़ियों पर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अगला हमारा प्रश्न है जयपुर से संबंधित है कि 1734 ईस्वी में जयपुर की सुरक्षा हेतु अरावली की पहाड़ी पर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो स्वाई प्रताप सिंह है आपके सामने ऑप्शन, स्वाई जय सिंह,
ईश्वर सिंह और माधो सिंह। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा स्वाई जय सिंह। स्वाई जय सिंह के द्वारा जयपुर को मराठाओं के आक्रमण से सुरक्षा देने हेतु नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। किसके, कौन से किले का निर्माण करवाया था? नाहरगढ़ के किले का नाम निर्माण करवाया था। इसका नाम नाहरगढ़ क्यों रखा था? ये नाहर भौमिया जी थे, उनके नाम पर ही इनका नाम है नाहरगढ़ रखा था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस किले का एक अन्य नाम भी मिलता है हमें, सुदर्शनगढ़। कौन सा गढ़ है? सुदर्शनगढ़ भी है। और नाहरगढ़ में माधो सिंह के द्वारा निर्मित 9 एक जैसे महल है जो कि अपने 9 पासवानों के लिए बनाए गए थे। उन 9 पासवानों के नाम भी मैं बता देता हूं। जो 9 महल है, सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जोहार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश। ठीक है, इसके अलावा इसी नाहरगढ़ में माधवेंद्र भवन है जो कि ग्रीष्म काल में महाराणाओं के विश्राम स्थल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हाल ही में इस नाहरगढ़ के किले में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। याद रखना है, स्कल्पचर आर्ट गैलरी नाहरगढ़ के किले में है। नाहरगढ़ के किले में 9 एक जैसे महल है जो कि माधो सिंह के द्वारा अपनी पासवानों के लिए बनाए गए थे। और इसका एक अन्य नाम है सुदर्शनगढ़। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1734 में यह स्वाई जय सिंह ने, ऑप्शन में प्रश्न में क्या आएगा कि ये सन है वो नहीं दिया जाएगा, सीधा ही प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि स्वाई जय सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान मराठों से जयपुर की सुरक्षा हेतु किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तब हमारा उत्तर रहेगा नाहरगढ़। ठीक है, जयगढ़ वहां पर मत कर देना, नाहरगढ़ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि नाहरगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम क्या मिलता है? अभी जैसे बताया था सुदर्शनगढ़, क्या नाम है? सुदर्शनगढ़ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जूनागढ़ दुर्ग की आधारशिला कब रखी गई थी? जूनागढ़ दुर्ग की आधारशिला कब रखी गई थी? तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है उनको देख लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग जो कि दानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका निर्माण महाराणा राय सिंह ने अपने कार्यकाल में करवाया था और इसकी जो नींव थी वो 30 जनवरी 1589 को रखी गई थी और 17 जनवरी 1594 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। इसका जो वास्तुकार था वो था करमचंद। और जूनागढ़ की जो आकृति है वो, अगर आपने जूनागढ़ का किला देखा है बीकानेर में, तो उसकी जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। ठीक है, तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राय सिंह के द्वारा। राय सिंह ने अपने कार्यकाल में अपने मंत्री करमचंद को नियुक्त किया था कि वो ही इस किले का निर्माण करे। 1589 में बनना शुरू हुआ था और 1594 में, यानी कि 5 सालों में बनकर पूर्ण हो गया था। ये वो उदाहरण है जब मुगलों के और राजपूतों के मधुर संबंध स्थापित हो गए, तो उसका एक ये उदाहरण है, क्योंकि ये समतल मैदानों में बना हुआ दुर्ग है। ठीक है, ये समतल मैदानों में बना हुआ एक दुर्ग है, ये दानमन दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसी के प्रमाण हमें ये मिलते हैं कि मुगलों के और राजपूतों के संबंध मधुर थे उसमें। आधारशिला कब रखी गई थी? 1589 में। बनकर तैयार कब हुआ था? 1594 में। ठीक है, इसके अंतर्गत आपने अगर देखा है, अगर आप गए हो मंदिर में, तो आपको वहां पर हेरम में गणपति, जिन्हें सिंह पर सवार गणपति भी कहा जाता है, भव्य मंदिर भी है। हर बुधवार को वहां पर बहुत जो बीकानेर के वासी हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, तो वहां पर आपको काफी भीड़ भी श्रद्धालुओं की, भक्तों की देखने को आपको मिल सकती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्नल टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ का किला 2 है, एक बूंदी में है, दूसरा अजमेर में है। अजमेर वाला जो तारागढ़ है उसका नाम क्यों रखा था? क्योंकि इसका जो निर्माण था, गोपीनाथ शर्मा ये कहता है, महाराणा सांगा के भाई कुंवर पृथ्वीराज। कौन थे? कुंवर पृथ्वीराज, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जिनके 12 खंभों वाली छतरी भी है। और जो बनवीर था वो इसी पृथ्वीराज का औरस पुत्र था, दासी पुत्र था। तो उसने
अजमेर के इस किले के कुछ भागों का पुनर्निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। इसके अलावा इसका अन्य नाम मिलता है गढ़बीठली, क्योंकि यह बीठली नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में यहां पर विठलदास गौड़ यहां का दुर्ग अध्यक्ष हुआ करता था और उसी के नाम पर इसका नाम है बीठली रखा था। और ये राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। और हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के समस्त किलों में अगर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं तो वो तारागढ़ के किले पर हुए हैं। किस पर हुए हैं? तारागढ़ के, क्योंकि ये राजस्थान के एकदम मध्यवर्ती भाग में स्थित था। और जो भी विदेशी आक्रमणकारी है, चाहे वो तुर्क थे, चाहे वो अफगान थे, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो मराठा थे, चाहे वो अंग्रेज थे, उन्होंने अजमेर पर ही अपना अधिकार रखने का प्रयास किया था, उस पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास किया था। ठीक है। अब यहां पर एक ऑप्शन आता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई विद्यार्थियों के, मैंने ऑफलाइन जब बच्चों को पढ़ाया था तब उन बच्चों ने यही कहा था कि सर ये एक अजयपाल नाम आता है और एक अजय राज आता है। अब मूल रूप से क्या होता है कि अजयपाल ने अजमेर नगर को बसाया था और अजय राज ने क्या था? अजमेर किले को बनाया था। परंतु आपको ये ऑप्शन दोनों एक साथ में नहीं मिलेंगे। आपको ये ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, या अजय राज मिलेगा या आपको अजयपाल ही मिलेगा। तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो इस प्रश्न का जो कर्नल टोड के अनुसार तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो अजय राज ने करवाया था। ठीक है। और तारागढ़ इसका नाम क्यों पड़ा था? जैसा कि बताया था कि सांगा के छोटे भाई पृथ्वीराज ने इसके कुछ भागों का निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा था। गढ़बीठली भी इसका नाम आता है। और इसके अलावा एक नाम और आता है, रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। यह रूठी रानी उमादे है, जो कि मारवाड़ के शासक मालदेव की पुत्री पत्नी और जैसलमेर के भाटी शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। तारागढ़ को रूठी रानी का महल क्यों कहा जाता है? ताराबाई के कारण, रानी पद्मिनी के कारण, मालदेव की पत्नी उमादे के निवास के कारण इसे क्या कहा जाता है? रूठी रानी का महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूठी रानी का महल कहा जाता है। क्योंकि किसी कारण को लेकर के मालदेव और उमादे के बीच में विवाह के प्रथम दिन ही इनके बीच में आपसी अनबन हो गए थे और उसके बाद में उमादे इसी तारागढ़ दुर्ग में आकर रहने लगी थी। इसलिए इसे तारागढ़ को रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग में नाना साहब का झालरा है, गोल झालरा है, इब्राहिम का झालरा है, बड़ा झालरा है। ये जलाशय है, याद रखना है आपको। 14 विशाल बुर्जे हैं, जैसे गुंगट, गुगड़ी, फुट्टी, सिंगार, चौरी, पीपली, दोराई। इनमें से 3 से 4 आपको नाम याद रखना है। यही बात मैंने आपको क्लास में बताई थी। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग में मुसलमान संत मीरा साहेब की दरगाह भी है। एक मीरा साहेब है और एक मीरान साहेब की दरगाह। मीरा साहेब की दरगाह तो आती है कहां पर? इसी तारागढ़ दुर्ग में। और मीरान साहेब की जो दरगाह आती है वो आती है बूंदी में, बूंदी जिले में स्थित है। उसके बारे में ये जो कंफ्यूज है वो हमें आगे जो हमारी मकबरे और मस्जिद से संबंधित जो हमारा क्लास आएगी वहां पर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को। यहां पर अजमेर याद रखना है, बूंदी मत कर देना, क्योंकि तारागढ़ नामक का एक किला बूंदी जिले में भी स्थित है। तारागढ़ दुर्ग का नाम विलियम बेंटिंग ने ही रखा था। आरबीएससी की किताब के अनुसार बिशप हेबर ने इसके बारे में कहा था कि यदि यूरोपियन तकनीकी से इसका जीर्णोद्धार करवाया जाए तो यह दूसरा जिब्राल्टर बनता है। ठीक है। जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में विलियम बेंटिंग का नाम रखा गया है कि उसने ही इसे जिब्राल्टर कहा था। जिब्राल्टर यूरोप का एक भव्य स्मारक है, किला है,
जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही शानदार बनाया गया है। और उसी प्रकार ये अजमेर का किला बना है, तारागढ़ का किला, इसलिए से इसका नाम था वो जिब्राल्टर रखा गया है, और राजस्थान का इसे जिब्राल्टर भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अब इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया था, इसके पीछे क्या कहानी थी? न तो किसी पहाड़ी का नाम था, न किसी रानी का नाम है तारा। ये क्या है, एक ऊंचे पर्वत चोटी पर बना हुआ है, और धरती से हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ये तारे के समान दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ रखा था। और इसका निर्माण राव बर सिंह के द्वारा 1354 ईस्वी में करवाया गया था। 1354 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव बर सिंह के द्वारा करवाया गया था। बी नंबर जो 2 नंबर ऑप्शन है वो यहां पर हमारा राइट रहता है, राव बर सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं जिसका वर्णन हमें वीर विनोद के ग्रंथ में मिलता है। वीर विनोद के अनुसार क्षेत्र सिंह जो कि मेवाड़ का शासक था, उसने बूंदी विजय करने के कसम खाई थी, परंतु वो उसमें सफल नहीं हुआ, और बूंदी विजय के उपलक्ष्य में प्रयास करते करते वो मारे गए। क्षेत्र सिंह के बाद में उसका पुत्र लाखा था, उसने भी काफी प्रयास किए थे, परंतु वो उस बूंदी पर अधिकार नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए और उसे पूरा करने के लिए क्या किया, एक मिट्टी का नकली दुर्ग बनाया था बूंदी का, तारागढ़ का, और उसे तोड़कर उस पर विजय प्राप्त करके अपनी कसम थी वो पूरी की थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसी मिट्टी के नकली दुर्ग की रक्षा करने हेतु ही एक हाड़ा शासक जिसका नाम आता है कुंभा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। ये वही तारागढ़ का दुर्ग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बूंदी चित्रशैली का उत्कृष्ट उदाहरण माने जाने वाला चित्रशाला किस शासक के काल में निर्मित हुआ था? बूंदी में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है चित्रशाला, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? राव सुरजन सिंह, राव रतन सिंह, महाराव उमेद सिंह, विष्णु सिंह। तो यहां पर महाराव उमेद सिंह पर्सन है वो हमारा राइट रहता है। इस चित्रशाला के बारे में हम जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की विभिन्न चित्रशैलियां, वहां पर भी हम बात करेंगे इसके बारे में। महाराव उमेद सिंह के द्वारा ये चित्रशाला थी वो बनाई गई थी, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बूंदी के इसी किले में 84 खंभों की छतरी भी बनी हुई है, गर्भ गुंजन तोप है, जेत सागर है, नवल सागर भी यहां पर स्थित है। इसके अलावा अनिरुद्ध के महल, दुद्धा महल, जीवरखा महल और नौबत खाना भी तारागढ़ दुर्ग की विशेषता और बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 1398 ईस्वी में बटनेर पर किसने आक्रमण किया था? तो पहले बटनेर के दुर्ग की सामान्य विशेषता देख लेते हैं। बटनेर जो कि गगर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, मरुस्थल से घिरा होने के कारण इसे धानमन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। इस किले का निर्माण भाटी राजा भूपत ने 3वीं शताब्दी के अंतिम चरण में करवाया था। बीकानेर का शासक आता है सूरत सिंह, जो कि 1805 में मंगलवार के दिन पर इस पर आक्रमण करता है और इसकी सूरत बदल डालता है और इसका नाम बटनेर से हनुमानगढ़ रख देता है, क्योंकि मंगलवार के दिन आक्रमण किया था, मंगलवार के दिन विजय प्राप्त करता है और वहां पर हनुमान जी का एक मंदिर भी बनाता है और उन्हीं के नाम पर इसका नाम हनुमानगढ़ रख देता है। सूरज सिंह ने 2 सूरतें बदली थी, एक हनुमान बटनेर को हनुमानगढ़ बना दिया और जो वर्तमान में देशनोक में जो मां करणी माता का जो भव्य मंदिर है उसका जो वर्तमान स्वरूप है वो भी सूरज सिंह के द्वारा ही दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस बटनेर के किले पर मोहम्मद गजनी ने भी 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। इसके अलावा बलबन के शासनकाल में शेर खान ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था और 1398 ईस्वी में तैमूर ने बटनेर पर आक्रमण किया था और लूटमार मचाई थी। उस समय जो बटनेर का शासक था वो था केल्लन भाटी। कौन था? केल्लन भाटी, जिन्होंने तैमूर का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ और उन
भाटियों की जो वीरांगने थी उनके द्वारा जोहर किया गया था। और एक बात यह भी हमें देखने को मिलती है कि इस जोहर में मुसलमान जो महिलाएं थी वो भी शामिल थी। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुसलमान महिलाएं थी वो भी शामिल थी। तो 1398 में बटनेर पे दुर्ग पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो तैमूर था। याद रखना है, तैमूर। 3 नंबर ऑप्शन यहां पर राइट रहता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1527 ईस्वी में बटनेर दुर्ग पर राठौड़ आधिपत्य किसने स्थापित किया था? पहले यह भाटियों के अधीन था और उसके बाद में बीकानेर का एक राठौड़ शासक आता है जिसने 1527 में पहली बार यहां पर आक्रमण करके इसे राठौड़ों के अधीन लिया था। वो था राव कल्याणमल का पिता राव जैत सिंह। कौन था? राव जैत सिंह। अब यहां पर एक प्रश्न और बताता हूं कि खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने सहायता प्रदान की थी? अब वहां पर कल्याणमल मत कर देना, क्योंकि कल्याणमल शासक नहीं था, राव जैत सिंह शासक था। कौन था? राव जैत सिंह शासक था, कल्याणमल को उसने भेजा था। जिस प्रकार मारवाड़ का शासक राव गांगा था और मालदेव को जिसने भेजा था। आमेर का शासक पृथ्वी सिंह था। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये कंफ्यूज कर देने वाले हैं। और यहाँ जैसे जैसे मुझे लगता है कि कहां पर विद्यार्थी कंफ्यूज हो सकता है, जहां पर मैं कंफ्यूज होता हूं, मैं यही सोच लेता हूं कि आप भी विद्यार्थी रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी वहां पर कंफ्यूज हो। इसलिए मैं साथ साथ में वो सभी चीजें क्लियर कर रहा हूं। तो राव जैत सिंह था, ये वो शासक था जिसने बटनेर पर भाटियों के आधिपत्य को समाप्त करते हुए बीकानेर के राठौड़ आधिपत्य को शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि बटनेर को और किस उपनाम से जाना जाता है? बटनेर के दुर्ग को किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी, गढ़ों का सिरमौर चित्तौड़ को कहा जाता है, मरुभूमि का मुकुट भी नहीं कहा जाता। तो बचता हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। बटनेर के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, ये इसके उपनाम है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तरी सीमा का प्रहरी राजस्थान के किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसी दुर्ग को कहा जाता है, बटनेर के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। इसके अलावा इस किले का आइन ए अकबरी में भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा के द्वारा रखी गई थी 13 मई 1459 को। पहले मेहरानगढ़ दुर्ग को बनाया गया था और उसके बाद में उसके चारों ओर क्या किया गया था? जो जोधपुर नगर है वो बसाया गया था। आपने अगर सुना होगा तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जाता है, नीला शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे पुराने घर थे उसमें हम जो कड़ी करते थे रंग रोगन, एक बड़े से मटके में वो कड़ी चुना वाला कट्टा ला कर गोल के, अब उसमें वो नीली होती थी ना कलर, वो गाला जाता था। क्यों गाला जाता था? उसके पीछे ये रीजन था क्योंकि नीला रंग जो होता है वो ठंडा रंग होता है, ताकि मकान को ठंडा रखे, इसीलिए नीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया था। और इसीलिए इसे नीला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो मकान थे और आज भी आपको देखने मिलेंगे नीले रंग के ही हैं। मेहरानगढ़ का दुर्ग वही है जिसकी नींव में राजिया नामक व्यक्ति को जीवंत दफनाया गया था। मयूर आकृति होने के कारण इसे मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। इसके अलावा इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ इसका नाम क्यों रखा गया था? क्योंकि मेहरान यानी कि बड़ा, आकार में बहुत बड़ा था, इसलिए इसका नाम मेहरानगढ़ रखा गया था। ठीक है, ये इसकी सामान्य विशेषता है जो कि मैंने आपको बता दी है। मयूर आकृति होने के कारण मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। मेहरानगढ़ की नींव राव जोधा ने रखी थी। कब रखी थी? 13 मई 1459 को। किस पहाड़ी पर रखी थी? चिड़िया टुंक नामक एक पहाड़ी थी, उस पर रखी थी। और इसके कारण मेहरानगढ़ दुर्ग को चिड़िया टुंक दुर्ग भी कहा जाता है।
म्यूर आकृति के कारण म्यूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है और इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक विशेषता और बता देता हूं कि मेहरानगढ़ दुर्ग है वो पूर्ण रूप से राजपूत शैली में ही निर्मित है। क्यों? क्योंकि इस समय जो मुगल स्थापत्य था उसका प्रभाव राजस्थान के दुर्गों पर नहीं देखने को मिलता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किस तिथि को रखी गई थी? जैसा कि अभी बताया 13 मई 1459 को राव जोधा के द्वारा रखी गई थी। राजिया बाम्बी नामक एक व्यक्ति था जिसे जिंदा दफनाया गया था इसकी नींव में। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुगल आधिपत्य स्वीकार करने पर मेहरानगढ़ की जागीर किसे प्रदान की गई थी? जैसे कि मेहरानगढ़ का किला है प्रारंभ में राठौड़ों के अधीन था, उसके बाद में चंद्रसेन जब शासक था तो उस समय ये मुगलों के अधीन हो गया था। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद में जब उसका भाई मोटा राजा उदय सिंह था मूल नाम, मोटा राजा की उपाधि उसे अकबर के द्वारा दी गई थी। जब वो शासक बना तो उसे मेहरानगढ़ का दुर्ग सौंप दिया गया था। और एक बार फिर जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो और उस समय उसकी कोई भी संतान नहीं थी, उनकी जो दोनों रानियां थी वो गर्भवती थी, तब ये किसके अधीन चला गया था? मुगलों के अधीन चला गया था। तो जोधपुर जो नगर है वो 2 बार खालसा घोषित हुआ है। एक बार तब है जब है चंद्रसेन की मृत्यु होती है और दूसरा कब? जब जसवंत सिंह की मृत्यु होती है। 2 बार खालसा घोषित हुआ था जोधपुर। खालसा का मतलब होना है कि जो केंद्र होती है, केंद्र में जो शक्ति होती है, जैसे मुगल सत्ता थी उसमें, तो वो मुगल सत्ता के अधीन चला जाता है। अब वो उसे किसी को भी सौंप सकते हैं उसकी रक्षा के लिए। जैसे कि 1570 में बीकानेर के राय सिंह को नियंत्रण में ये जोधपुर नगर है वो सौंपा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किस अंग्रेज साहित्यकार ने मेहरानगढ़ दुर्ग को यह कहा था कि देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है? मेहरानगढ़ दुर्ग की सुदृढ़ता और उसकी प्राचीर, विशाल बुर्जें आदि सभी देखकर इसके बारे में एक इतिहासकार था अंग्रेज, जिसने कहा था कि ये तो देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है, ये बात कही थी रुडयार्ड किपलिंग ने। रुडयार्ड किपलिंग नामक एक अंग्रेज अधिकारी था जो कि लंबे समय तक इसी मेहरानगढ़ के दुर्ग में रहा था और उसी ने कहा था कि ये दुर्ग देवताओं, परियों और फरिश्तों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके अलावा इस किले में सूरसिंह के द्वारा निर्मित मोती महल है जो कि अपनी सुनहरी अलंकरण के कारण प्रसिद्ध है, जिसकी छत एवं दीवारों पर सोने की पालिश की गई है और ये पालिश का जो काम था वो तख्त सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में मान सिंह के द्वारा निर्मित, जो कि वर्तमान में भी चलित अवस्था में है, मान पुस्तक प्रकाश नामक एक पुस्तकालय भी है। इसके अलावा तख्त विलास, अजीत विलास, श्रृंगार चौकी, बीचला महल, चोखेलाव महल, बीचला महल और चोखेलाव महल जो कि चित्र शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। श्रृंगार चौकी वही है जहां पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। इसके अलावा भूरे खां की मजार भी है, नागनेची माता का मंदिर है, चामुंडा माता का भी मंदिर यहां पर स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग में जल आपूर्ति के लिए रानीसर और पद्म सागर नामक के जलाशय भी बने हुए हैं। ठीक है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय किसके द्वारा निर्मित है? तो मान सिंह के द्वारा निर्मित है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। जोधपुर शासकों का जो राज तिलक था वो कहां पर संपन्न होता था? अभी बताया था हमने, श्रृंगार चौकी नामक स्थान है, वहां पर जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। जिस प्रकार आमेर के शासकों का राज तिलक कहां पर होता था? कदमी महल में होता था। कहां पर? कदमी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। उसी प्रकार जोधपुर के शासकों का राज तिलक कहां पर होता है? श्रृंगार चौकी नामक स्थान पर। मोती महल, फूल महल, तख्त विलास, अजीत महल, ये सभी इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और दुर्ग नगन है परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है, ये कथन किसने कहा था और किसके लिए कहा था? ये दुर्ग रणथंभौर, ये जो कथन है ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था। अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि रणथंभौर का दुर्ग है वो एक पहाड़ी पर स्थित है और वो जिस पहाड़ी पर स्थित है वो पहाड़ी चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है।
दूर से देखने पर हमें वो रणथंभौर का दुर्ग दिखाई भी नहीं देगा, अगर हम पास जाकर देखेंगे तभी वो हमें दिखाई देगा। इसलिए ये कहा गया है कि ये दुर्ग तो बख्तर बन गया, बाकी सभी नग्न अवस्था में है। रणथंभौर का दुर्ग जो चौहानों की वीरता का प्रमाण है। रणथंभौर के दुर्ग में त्रायन के द्वितीय युद्ध के बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र गोविंदराज आता है और यहाँ पर शासक अपना स्थापित करता है, चौहान वंश की नींव रखता है। इसके बाद में यहाँ का एक शक्तिशाली शासक होता है 1282 से लेकर के 1301 में हमीर देव चौहान, जिसके समय दिल्ली सल्तनत के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। प्रारंभ में 1290 और 92 में जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे। पहला आक्रमण 1290 में, दूसरा 1292 में किया था और दोनों ही में वो असफल होता है। इसके बाद में 1301 में जलालुद्दीन खिलजी का ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और दुर्ग के अंदर से रणमल और रत्तीपाल नामक दो विश्वासघाती सेनापतियों के कारण अलाउद्दीन किले के अंदर प्रवेश कर लेता है और वहां का शासक हमीर देव युद्ध करता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है और उनकी पत्नी रंग देवी और पुत्री देवल देव के द्वारा जल जोहर किया जाता है और यही रणथंभौर का प्रथम शाखा माना जाता है। ठीक है, तो रणथंभौर का प्रथम शाखा राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है। 11 जुलाई 1301 में हुआ था। शासक हमीर देव चौहान था और उनकी पत्नी का नाम था रंग देवी और पुत्री का नाम देवल देव था। ठीक है, और इस शाखे के बारे में, इस युद्ध के बारे में अमीर खुसरो जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ इस युद्ध में था, उसने अपने ग्रंथ खजाइनुल उल फतूह में इस शाखे का जिक्र भी किया था। ठीक है, तो अबुल फजल इसके बारे में ये बात कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद में रणथंभौर की गद्दी पर कौन बैठता है? तो वो थे गोविंदराज, और ये गोविंदराज थे कौन? पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र थे। पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र कौन थे? गोविंदराज, जो कि त्रैन के द्वितीय युद्ध के बाद में रणथंभौर की गद्दी पर बैठते हैं और वहां पर चौहान वंश की एक नवीन शाखा स्थापित करते हैं। 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी के मध्य रणथंभौर का जो प्रसिद्ध शासक था वो था हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान था। याद रखना है, जेतर सिंह चौहान का पुत्र था हमीर देव चौहान, जो कि 1282 से लेकर के 1301 तक गद्दी पर रहता है। 1292 में रणथंभौर पर असफल आक्रमण किसने किया था? वो था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने 2 आक्रमण किए थे। पहला 1290 में किया था, दूसरा 1292 में किया था और दोनों बार भी वो असफल रहता है। रणथंभौर की दुर्ग की कुंजी कहा जाता है जाही का दुर्ग। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? जाही का दुर्ग है, जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। उस पर अधिकार करने में वो सफल रहता है, परंतु रणथंभौर के किले पर वो अधिकार नहीं कर पाता। इसीलिए व्यंग्य कसता हुआ कहता है कि मैं ऐसे 100 किले मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। ये तो वही बात है कि अंगूर प्राप्त नहीं हुए तो अंगूर क्या है? खट्टे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अमीर खुसरो ने रणथंभौर के जौहर का वर्णन किस ग्रंथ में किया था? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी जिसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था उसमें साथ था, उसने खजाइनुल उल फतूह नामक एक ग्रंथ अपना ग्रंथ है जिसमें इस जौहर का वर्णन करता है, जो कि जल जौहर की श्रेणी में आता है और राजस्थान का प्रथम शाखा और जौहर माना जाता है। रणथंभौर पर मुगल आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? रणथंभौर पर मुगल आधिपत्य कब समाप्त हुआ था? कुछ समय के लिए इस पे सांगा का भी अधिकार था और सांगा ने की मृत्यु के बाद में रानी कर्मावती ने इसे गुजरात के शासक बहादुर शाह को सौंप देते हैं। क्यों सौंपते हैं? क्योंकि जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तब कर्मावती ने समझौते के तहत दिया था, परंतु बहादुर शाह ने बाद में से समझौते को मानना स्वीकार नहीं किया था और चित्तौड़ पर भी वो आक्रमण करता है और रणथंभौर पर भी अपना अधिकार कर लेता है। शेरशाह सूरी ने भी कुछ समय के लिए इस पर अधिकार किया था। उसके बाद में ये सुरजनहाड़ा के हाथों में नियंत्रण में था और सुरजनहाड़ा के समय ही 1569 में रणथंभौर पर मुगल आधिपत्य स्थापित हो जाता है। रणथंभौर के दुर्ग में ही मुगलों के द्वारा अकबर के शासनकाल में अपनी शाही टकसाल स्थापित की गई थी और इसके अलावा यहाँ पर शाही कारागार भी स्थापित था। अकबर ने
रणथंभौर के दुर्ग में अपनी एक शाही टकसाल, टकसाल का मतलब होता है जहां पर जो सिक्के थे वो गढ़े जाते थे, बनाए जाते थे, और शाही कारागार जहां पर कैदियों को रखा जाता था, उस रूप में इस रणथंभौर के दुर्ग को उपयोग करते थे। क्योंकि टकसाल था तो टकसाल पर हर एक कोई नियंत्रण न रह सके, और रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के सबसे सुरक्षित दुर्गों में शामिल है। और शाही कारागार था जहां पर कैदियों को रखा जाता था, क्योंकि यहां पर सुरक्षा अधिक थी। और जैसे जैसे मुगलों का पराभव काल समाप्त होता है और उस पर वापिस है जयपुर के शासकों का अधिकार हो जाता है। तो रणथंभौर दुर्ग पर मुगल आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? 1569 में, सुरजनहाड़ा के समय यहाँ का शासक था। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल काल में रणथंभौर दुर्ग का उपयोग किस रूप में किया जाता था? सैन्य विद्यालय के रूप में नहीं, शाही कारागार के रूप में, ये सत्य है। राजमहल के रूप में भी नहीं, व्यापार केंद्र के रूप में भी नहीं, शाही कारागार और शाही टकसाल के रूप में रणथंभौर के दुर्ग का इस्तेमाल किया जाता था मुगल काल में। अगला हमारा प्रश्न है कि रणथंभौर दुर्ग का निर्माण जिस राजवंश से संबंधित माना जाता है वो है चौहान राजवंश। कौन सा है? चौहान राजवंश के अनुसार रणथंभौर का जो दुर्ग है वो बनाया गया था 8वीं सदी में, और रणस्तंभपुर था इसका प्राचीन नाम, जो कि कालांतर में अपभ्रंश होता तब रणथंभौर हो गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हमीर महाकाव्य किस शासक से संबंधित है? तो हमीर महाकाव्य जिसका रचनाकार है नैनचंद्र सूरी, हमीर देव चौहान, रणथंभौर के दुर्ग से संबंधित है, ये काव्य ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रणथंभौर दुर्ग में स्थित प्रसिद्ध जलाशय कौन सा था? पद्म सागर है। कौन सा? पद्म सागर है। यह वही सागर है जहां पर हमीर देव चौहान की जो पत्नी थी रंग देवी और उसकी पुत्री देवल दे ने यहीं पर जल जोहर किया था, इसी पद्म सागर तालाब में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। जयसमंद जो कि राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला हमारा प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग के संबंध में बख्तरबंद दुर्ग शब्द का प्रयोग किसने किया था? अभी बताया था अबुल फजल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रणथंभौर दुर्ग की विशेषता क्या है? तो रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षात्मक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल से घिरा हुआ नहीं है, रेगिस्तान में नहीं है, तीन और खाई और वन क्षेत्र है, ये इसका राइट आंसर रहता है। समुद्र तट पर स्थित है, ये भी गलत है। रणथंभौर दुर्ग वो है जो कि तीनों ओर से खाइयों एवं वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग जिसका निर्माण जाटों के शासक, जाटों के अफलातून के नाम से प्रसिद्ध है, सूरजमल के द्वारा 1733 ईस्वी में इसे बनवाया था। ठीक है, इसे राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है तथा पूर्वी सीमांत प्रहरी भी कहा जाता है। जिस प्रकार हनुमानगढ़ के भटनेर के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा गया है, उसी प्रकार लोहेगढ़ के किले को पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। यह जाट राजाओं की वीरता का प्रतीक है, सूरजमल के द्वारा निर्मित है, दोहरी प्राचीर से युक्त है। पहली प्राचीर ईंट पत्थरों की है, दूसरी प्राचीर किसकी है? मिट्टी की बनी हुई है, जो कि बाहरी है। महाराज सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जवाहर सिंह वो था जिसने लोहेगढ़ के दुर्ग में जो अष्ट धातु किवाड़ है, जो कि दिल्ली के लाल किले से वो उठा करके लाए थे, वो बनाया था। रणजीत सिंह वो शासक था जिसके कार्यकाल में 1805 में कर्नल लॉर्ड लेक के द्वारा 5 असफल आक्रमण किए गए थे, जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। बदन सिंह वो था जिसने भरतपुर के जो डीग के महल बनाए थे, जिन्हें जल महलों की नगरी कहा जाता है, उसका निर्माण बदन सिंह ने करवाया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान का सिंह द्वार एवं पूर्वी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? जैसा कि अभी बताया था, लोहागढ़ का किला, जो कि कहां पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का पूर्वी सीमा का प्रहरी तथा सिंह द्वार भी कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि लोहेगढ़ दुर्ग का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो 1733 ईस्वी में सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और उस समय सूरजमल शासक नहीं था, वो क्या था? युवराज था। युवराज के कार्यकाल में रहते हुए लोहेगढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। लोहेगढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई में पानी कहां से लाया जाता है? गंगा नहर नहीं है, सुजान गंगा नहर है। कौन सी नहर है? सुजान गंगा नहर है का पानी लाया जाता है। किस झील के माध्यम से? तो मोती झील, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन या जीवन रेखा कहा जाता है।
इस सुजान गंगा नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो था जाटों के शासक सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अष्ट धातु द्वार किस शासक के द्वारा दिल्ली से लाया गया था? जैसा कि शुरू में ही बताया था कि भरतपुर का एक ऐसा शासक हुआ था जिसका नाम था जवाहर सिंह, जो कि दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली आक्रमण के समय वो दिल्ली के लाल किले से इस अष्ट धातु किवाड़ को अपने साथ उठा करके ले आता है 1765 में। और उसी विजय के उपलक्ष्य में एक जवाहर बुर्ज भी बना हुआ है इसी लोहेगढ़ के किले में। तो जवाहर सिंह का नाम यहां पर आता है और जवाहर सिंह इसका राइट आंसर रहेगा 1765 में दिल्ली के लाल किले से। फतेह बुर्ज का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो फतेह बुर्ज का निर्माण रणजीत सिंह के द्वारा 1805 में करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? क्योंकि अंग्रेज ने 5 बार आक्रमण करने का प्रयास किया था लोहागढ़ के किले पर, परंतु 5 बार ही वो असफल रहे थे। क्या करते हैं कि अंग्रेजों ने क्या है कि तोप से उड़ाने का प्रयास किया था किले की जो प्राचीर थी, और जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि किले की जो बाहरी प्राचीर थी वो मिट्टी की बनी हुई थी। जैसे ही गोले दागते वो मिट्टी के अंदर ही ढस के रह जाते। अंग्रेज अधिकारी क्या करते, दिन में गोले दागते और रात में जैसे ही वो वहां से हटते युद्ध स्थल से, तो वो पुनः वहीं पर मिट्टी ला करके भर देते थे और 500 बार ही वो असफल रहे थे। जनवरी 1805 से लेकर के अप्रैल 1805 तक 5 बार आक्रमण किया था। उसी विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह वहां का तत्कालीन शासक था, उसके द्वारा फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया गया था। अगला हमारा प्रश्न है कि 1805 ईस्वी में लोहागढ़ पर आक्रमण करने वाले अंग्रेज सेनापति कौन थे? लॉर्ड लेक। वेलेजली नहीं है, डलहौजी नहीं है, करजन भी नहीं है, लॉर्ड लेक के द्वारा किया गया था। वेलेजली वो था जिसने सहायक संधि थोपी थी, डलहौजी वो था जिसने भारत में डाक व्यवस्था चालू की थी, हड़प राज्य हड़प नीति प्रारंभ की थी, और भारत में जो रेल लाइनों का जो विकास था वो भी डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना भी गलत हो उसके द्वारा कोई ना कोई अच्छा काम हो ही जाता है। जैसे कहते हैं कि बंद घड़ी 2 बार समय तो सही बताती है। तो जैसे अंग्रेज अधिकारी ये भारत को लूटने के उद्देश्य से आए थे, परंतु उन्हें लूटने के साथ साथ भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को एकदम सुदृढ़ रूप दे दिया था। आज जहां पर भारत का हम संविधान की बात करते हैं तो वो लगभग उसका 90% अगर हम बात किए तो विदेशियों से इन अंग्रेज अधिकारियों का ही देन है वो, क्योंकि अंग्रेजों ने ही एक पद्धति बना दी थी, नियम कायदे कानून बना दिए थे। भारतीयों ने क्या है कि भारतीयों ने उसे अपना एक आधार बना था और उसी में उसमें संशोधन किया था। अगर देखा जाए तो मूल रूप से भारतीयों ने ही ज्यादा लूटा था, अंग्रेजों ने ज्यादा नहीं लूटने थे। अगर आप किसी को अपनी कमजोरी बताओगे तब वो लूटेगा ही लूटेगा। अगर मान लो कि एक परिवार में 2 भाई है, दोनों में आपसी झगड़े हो रहे हैं, तो बाहर वाला फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा? जरूर उठाएगा। और यही कारण रहा था कि भारत पर जब अंग्रेज आए, चाहे मुगल आए, चाहे तुर्क आए, उन्होंने किस चीज का फायदा उठाया था कि भारतीयों को भारतीयों में ही आपस में लड़ावा दिया था। इन अंग्रेजों ने व्यापार के उद्देश्य से आए थे और अधिकार कर लिया था। मात्र शुरुआत में 2 या 4 व्यक्ति आए, फिर 100 आए, फिर हजारों आए, और उन्हीं हजारों व्यक्तियों ने करोड़ों हिंदुस्तानियों पर अपना नियंत्रण रखा था। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि इन हजारों अंग्रेज अधिकारियों ने करोड़ों भारतीयों पर अपना नियंत्रण रखा था, लाखों भारतीयों पर अपना अधिकार किया था? इसका सिंपल सा एक ही कारण बनता है कि वो हमारी अंदरूनी कमजोरियां थी कुछ। देशद्रोही हर समय हर क्षेत्र में भारत में एक ना एक अवश्य मिला है, और उसी देशद्रोहियों के कारण, चंद देशद्रोहियों के कारण पूरे भारतवर्ष को दुश्मनों के आगे झुकना भी पड़ा है। ठीक है, तो इन अंग्रेज अधिकारियों ने भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो एकदम सुदृढ़ रूप से कर दी। अगर ये अंग्रेज ना आते तो भारत का संविधान आज कुछ और ही होता, या हो सकता है कि आज जहां पर हम विकसित होने की कगार पर है, आज हम वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। ये अगर अंग्रेजों ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं बनाता, भारत की रेल लाइनों को नहीं बचाया, क्योंकि भारतीय ज्यादातर बाहर गए नहीं थे तो उन्हें रेल लाइन, डाक व्यवस्था, इनके बारे में ज्यादा पता ही नहीं था।
भारतीयों का मूल व्यवसाय क्या था? कृषि था। कृषि ही मूल व्यवसाय था। व्यापार तो अंग्रेज आने के बाद में बना था। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा प्रश्न है उसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड लेक, जिसने 1805 में लोहागढ़ पर आक्रमण किया था। 1826 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था जिसने भरतपुर पर अपना अधिकार कर लिया था? वो था कॉम्ब्रमेर। 1826 के समय अंग्रेज उसी मौके को प्रयास में थे कि कब भरतपुर के शासकों में आपसी अनबन टूट फूट हो जाए, जिससे अंग्रेजों को मौका मिल जाए और अंग्रेज उस दुर्ग पर अपना अधिकार कर ले। और वो 1826 में मिल गया अंग्रेज अधिकारी कॉम्ब्रमेर को, और उसने अंग्रेजी सेना सहित लोहेगढ़ के भरतपुर के किले पर अपना अधिकार कर लिया था। कॉम्ब्रमेर यहां पर राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है जैसलमेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो रावल जैसलमेर के द्वारा 1155 ईस्वी में करवाया था, और रावल शालिवाहन द्वितीय के समय बनकर तैयार हो गया था। रावल जैसलमेर के नाम से ही इसे जैसलमेर का दुर्ग कहा जाता है, और इसके आसपास जो शहर बसाया गया था उसे जैसलमेर नाम रखा गया था। रावल दुद्दा वो है जो जैसलमेर के दूसरे शाके के समय था। मूलराज प्रथम शाके के समय, लूणकरण तीसरे शाखा, जिसको अढ़ाई शाखा भी कहा जाता है। जैसलमेर के दुर्ग को सोनारगढ़ भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी नहीं है, त्रिकुट पहाड़ी है। चिड़ियाटुक नहीं है, तारागढ़ भी नहीं है। चिड़ियाटुक भी नहीं है, चिड़ियाटुक पर मेहरानगढ़ है। त्रिकुट नामक पहाड़ी है जिस पर जैसलमेर का दुर्ग स्थित है। सोनगिरी पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो जालोर का दुर्ग है। कौन सा? जालोर का दुर्ग है। जैसलमेर का दुर्ग है पीले पत्थरों से निर्मित है। सूर्य की किरणें पड़ती है तो और ज्यादा ये पीले रंग चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है जैसलमेर के किले को। जैसलमेर का दुर्ग धानमन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। जैसलमेर का दुर्ग अगर हम दूर से देखेंगे तो अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान दिखाई देगा। और इसकी और क्या विशेषता है? दूर से देखने पर यह रेतीले समुद्र में लंगर डाले हुए एक जहाज के समान भी प्रतीत होता है। जैसलमेर दुर्ग का जो परकोटा है वो कमरकोट कहलाता है, जिसे स्थानीय भाषा में पाड़ा कहा जाता है। कमरकोट का अर्थ होता है घाघरा। जो जैसलमेर का की सुरक्षा के लिए जो चारों ओर परकोटा बनाया है सुरक्षा का, वो घाघरे नुमा है, इसलिए उसके लिए कमरकोट शब्द का प्रयोग किया जाता है, और स्थानीय भाषा में इसे पाड़ा भी कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग की एक विशेषता है जो इसे राजस्थान के अन्य दुर्गों से अलग करती है, इसमें पत्थरों को एक दूसरे से जोड़कर एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया। इसमें चुनने का इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। इसके अलावा जैसलमेर का जो किला है वो अपने अढ़ाई शाकों के लिए भी इतिहास में चर्चित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सोनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जैसलमेर के किले को कहा जाता है। यहां पर जालोर भी दिया गया। जालोर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, जबकि जैसलमेर को सोनार का किला या स्वर्ण नगरी कहा जाता है। जालोर को सुवर्ण और सोनगिरी नामक पहाड़ी पर है, सुवर्णगिरी कहा जाता है। और यहां पर जो शासन करने वाले थे वो सोनगरा चौहान थे। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसलमेर दुर्ग में पहला शाखा किसके शासन काल में हुआ था? जैसलमेर दुर्ग में टोटल 3 शाखे हुए हैं, जिन्हें अढ़ाई शाखा के नाम से जाना जाता है। प्रथम शाखा के समय शासक था मूलराज, दूसरे शाखे के समय रावल दुद्दा, और तीसरे के शाखे के समय रावल लूणकरण था। प्रथम शाखा के समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था, दूसरे में फिरोज शाह तुगलक था, तीसरे में अमीर खान था जो कि कंधार का था, जिसने विश्वासघात करते हुए जैसलमेर के शासक राव लूणकरण पर आक्रमण किया था। राव लूणकरण तो मारा गया था, परंतु भाटियों की अंततः विजय हुई थी, इसलिए केसरियत हो गया था, जोहर रानियों के द्वारा नहीं किया गया था। इसीलिए तीसरे शाखे को अढ़ाई शाखा कहा जाता है। और अढ़ाई शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? जैसलमेर का दुर्ग। पहले शाखे किसमें शासन कौन था? तो मूलराज। यहां पर राइट आंसर रहेगा मूलराज। राव जैसल भाटी कौन था? जिसने जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी थी। शालिवाहन द्वितीय वो था जिसके कार्यकाल में जैसलमेर का दुर्ग का निर्माण कार्य वो पूर्ण हुआ था। रावल दुद्दा वो था जिसके समय जैसलमेर का द्वितीय शाखा हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, जैसलमेर दुर्ग का दूसरा शाखा किसके आक्रमण के समय हुआ था?
तो दूसरे साके के समय जो आक्रमणकारी था वो दिल्ली का शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसलमेर दुर्ग में प्रसिद्ध जैन मंदिर किन तीर्थंकरों को समर्पित है जो कि अबू के देलवाड़ा मंदिर के समान है, महत्व रखते हैं? एक है पार्श्वनाथ जी का, दूसरा है ऋषभदेव जी का। एक है पार्श्वनाथ जी का और दूसरा है ऋषभदेव जी का। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहता है। शांतिनाथ नेमिनाथ नहीं है, सुपार्श्वनाथ या संभवनाथ भी नहीं है, आदिनाथ या महावीर जी भी नहीं है। ये प्रथम तीर्थंकर थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ और ऋषभदेव जी के समर्पित है। इसके अलावा जैसलमेर दुर्ग में जिनबद्ध सूरी नामक एक भंडार भी है जहां पर हमें बहुत सारे प्राचीन ताम्र ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं। जिनबद्ध सूरी ग्रंथ भंडार कहां पर स्थित है? तो जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है जैसलमेर का दुर्ग, जैसलमेर के दुर्ग में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जालोर दुर्ग से है, कीर्तिपाल चौहान के वंशज किस नाम से जाने जाते थे? कीर्तिपाल चौहान जो कि जालोर का शासक था और जालोर के शासक है सोनगिरी पहाड़ पर जालोर का किला बना था। सुवर्णगिरी इस किले का नाम था। ठीक है, और उसी सोनगिरी पहाड़ी के कारण यहाँ के जो चौहान शासक थे वो सोननगरा चौहान कहले। कौन से चौहान कहले? सोननगरा। खिंची चौहान गागरोन में थे, हाड़ा चौहान बूंदी कोटा बूंदी में थे। ठीक है, देवड़ा चौहान जो सिरोही माउंट आबू के क्षेत्र थे वहां पर थे, और सोननगरा चौहान कहाँ थे? जालोर के किले में। कहां पर? जालोर के किले में कीर्तिपाल चौहान यहाँ का शासक था, महत्वपूर्ण शासक था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना किस शासक ने किया था? जालोर में 1311 के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वो था कान्नड़देव चौहान। कौन था? कान्नड़देव चौहान। जालोर का शासक था कान्नड़देव चौहान और उसका पुत्र था वीरमदेव। जालोर पर आक्रमण करने के बाद में इसका नाम जलालाबाद रखा था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक तोपखाना मस्जिद और अलाई मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर संत मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है और जालोर के किले में परमारकालीन एक कीर्ति स्तंभ भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, ये कथन किसने कहा था? जालोर का किला जिसका मुख्य दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल पाया था, ये कहावत किसने कही थी और किस दुर्ग के लिए कही थी? तो ये कहावत कही थी हसन निजामी ने जालोर के दुर्ग के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे भरसक प्रयास किए थे जालोर के किले पर अपना अधिकार करने के लिए, परंतु वो असफल रहा था। उसके बाद में एक राजपूत सेनापति था जिसका नाम था दहिया बिक्का। उसके विश्वासघात करने के कारण और अलाउद्दीन खिलजी का साथ देने के बाद में ही अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना सहित गुप्त मार्गों के माध्यम से जालोर के किले के अंदर प्रवेश करता है। उस समय अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसका सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग था। ये कमालुद्दीन गुर्ग के बारे में अभी जो फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था कि जालोर आक्रमण के समय, सिवाना आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति कौन था? तो कमालुद्दीन गुर्ग था। ठीक है, जालोर पर आक्रमण करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सिवाना के दुर्ग को जीता था, जहां पर कान्नड़ देव के ही भतीजे सातल देव का शासन था। और सिवाना भी अणखिलो सिवाना के नाम से प्रसिद्ध है क्योंकि उसे भी कोई जीत नहीं पाया इतिहास में। अगर उसे जीता है तो विश्वासघात के साथ जीता है। वहां पर भावला पंवार था जिसने जो जल था, खाने का जो आटा था, उसमें गाय की हड्डियां का चूरा बना मिला दिया था, और जो पानी था वहां पर गोवंश को काट करके उसका खून छोड़ दिया था, जिससे क्या हो गया, पानी और खाना और पीना दोनों ही क्या दूषित हो गए थे। उसके बाद में ही किले के दरवाजे खोले गए थे। तो मैंने जैसे कि अभी बताया था कि इतिहास में ऐसे विश्वासघाती रहे हैं, देशद्रोही रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ चंद लालचों के लिए अपने जमीर, अपने जायदाद सभी को बेच दिया हो। इसी प्रकार का रणथंभौर में हुआ था। रणमल और रतिपाल थे।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संत मलिक शाह की दरगाह कौन से किले में स्थित है? तो जालौर के दुर्ग में संत मलिक शाह की दरगाह है। इसलिए इसके अलावा यहाँ पर अलाई मस्जिद और तोपखाना मस्जिद है। तोपखाना मस्जिद जो कि संस्कृत पाठशाला थी, परमार शासक भोज के द्वारा निर्मित की गई थी और अलाउद्दीन खिलजी ने इसे तोपखाना मस्जिद में ढाल दिया था। यह भी आपको याद रखना है। ये उसी प्रकार डाली गई थी तोपखाना मस्जिद जिस प्रकार ढाई दिन का झोंपड़ा था। विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जालौर दुर्ग में स्थित संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? परमार शासक भोज था, उसके द्वारा करवाया गया था। बाद में से अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर इसे तोपखाना मस्जिद में बदल दिया था। जालौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद भरतपुर के किले में है। मोती मस्जिद नहीं है, अकबरी मस्जिद भी नहीं है। अलाई मस्जिद है जो कि जालौर के दुर्ग में स्थित है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है। और यहाँ पर संत मलिक शाह की दरगाह भी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जालौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? यह प्रश्न रिपीट हो गया, अलाउद्दीन खिलजी है। अगला हमारा प्रश्न है, गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन एवं मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने मांडलगढ़ पर के किसके शासनकाल में असफल रहे थे? मांडलगढ़ पर अधिकार करने के लिए किसके शासनकाल में असफल रहे थे? तो वो थे राणा कुंभा के समय। राणा कुंभा के समय मांडलगढ़ पर अधिकार करने में असफल रहे थे। कौन है? गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन शाह और मालवा का शासक है मोहम्मद खिलजी। इसके अलावा कुछ और दुर्ग थे, उसकी विशेषताएं मैं बता देता हूं आपको। जैसे कि भैंसरोड का दुर्ग, जिसे राजस्थान का जल दुर्ग कहा जाता है, राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। नागौर का दुर्ग भी है। इसके अलावा अलवर का बाला किला भी है। क्योंकि यहीं पर क्या होगा कि सभी प्रश्नों को हम पूरे विस्तार से नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर वो ही प्रश्न लिए गए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको पूरा सारांश में पढ़ना है तो उसकी क्लासें हमने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण से पूर्व अकबर ने किस दुर्ग पर अधिकार किया था? तो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था फरवरी 1568 में। उससे पहले उन्होंने मांडलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। और ये मांडलगढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़ का किला है और अजमेर का किला है। पर महाराणा प्रताप सिर्फ इन 3 किलों पर अपने शासनकाल में पुनः अधिकार नहीं कर पाए थे। बाकी सभी मेवाड़ के जो छोटे मोटे किले थे जिन पर मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया था उन्हें जीत लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विजय मंदिर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? विजय मंदिर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? ये बयाना भरतपुर में स्थित है। इसका नाम सोनितपुर भी मिलता है, श्रीप्रस्थ मिलता है, श्रीपथ मिलता है, संतपुर मिलता है, रामगढ़ भी मिलता है। बयाना में विजय मंदिरगढ़ दुर्ग है वो स्थित है। इसे बयाना का किला भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण है यादव वंश के शासक विजयपाल के द्वारा करवाया गया था। और इस किला ये क्यों प्रसिद्ध है? ये जो इस महीने की जो सूजस थी उसमें भी जो लास्ट पेज है, कवर पेज, वहां पर लिखा है बयाना का किला। क्यों प्रसिद्ध है? ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर गुप्त काल का सिक्के मिले थे जो समुद्र गुप्त काल के थे। इसके अलावा यहां पर राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर एक भीमलाट नामक एक स्तंभ भी बना हुआ है, जिसके कारण ये किला बयाना का किला इतिहास में चर्चित हो जाता है और परीक्षा में भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सुजस में दिया है इसलिए आ भी सकता है। और क्यों है प्रसिद्ध है? समुद्र गुप्त के काल के हमें सोने के सिक्के मिले हैं। समुद्र गुप्त के काल का राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी हमें इसी दुर्ग से मिला है। और यहां पर एक भीमलाट नामक एक स्तंभ भी मिला है। इसके अलावा यहां पर एक उषा मंदिर था जिसे इल्तुतमिश ने तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर ने इस पर अपना अधिकार किया था। और बयाना के युद्ध के साथ ही सांगा ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया, परंतु खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने पुनः इस पर अपना अधिकार कर लिया था।
और बयाना के बारे में, बयाना का जो क्षेत्र है वो नील की खेती के लिए भी प्रसिद्ध था। ये बात फ्रैंकोइस पेलसार्ड नामक एक डच यात्री था वो बताता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के प्रथम विजय स्तंभ हमें कहां पर देखने को मिलता है, जो गुप्त काल, समुद्रगुप्त के काल का है, बयाना के दुर्ग में मिलता है। ठीक है, भीमलाट स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? भीमलाट नामक जो स्तंभ है उसका निर्माण विष्णुवर्धन नामक एक पुंडरीक था समुद्रगुप्त के काल का, उसके द्वारा इस भीमलाट का निर्माण करवाया गया था। और ये भीमलाट कहां पर स्थित है, याद रखना है, बयाना के किले में। 1224 ईस्वी में उषा मंदिर को मस्जिद में किसने बदला था? ये उषा मंदिर था क्या, इसके बारे में बताता हूं। गुर्जर प्रतिहारों के आधिपत्य के दौरान, जब यहां पर गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य था, उस समय लक्ष्मण सेन की पत्नी थी चित्रलेखा, क्या नाम था, चित्रलेखा, उसके द्वारा यहां पर इस बयाना के दुर्ग में उषा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। यह बात होगी 8वीं से 9वीं सदी की। और बाद में 1224 में इल्तुतमिश जब इस पर अपना अधिकार करता है तो इस उषा मंदिर को तोड़ करके यहां पर एक मस्जिद का निर्माण करा देता है। कौन था? इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? बयाना के किले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शेरगढ़ या कोसवर्धन का दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो वो है बारां जिले में। कहां पर? बारां जिले में शेरगढ़ या कोसवर्धन का जो किला है वो स्थित है। बारां जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। शेरशाह सूरी ने इस पर कुछ समय के लिए अधिकार किया था, इसलिए इसका नाम है, क्या मिलता है हमें? शेरगढ़ का नाम मिलता है। और इस पर मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने इसे कोटा के शासक महाराव भीम सिंह प्रथम को सौंप दिया था और भीम सिंह ने इसका नाम बरसाना भी रखा था। बाद में ये अमीर खान पिंडारी को सौंप दिया था। ठीक है, इसके अलावा इस किले में अमीर खां तथा उसकी बेगमों की हवेलियां हैं, ब्राह्मण के रामद्वारे हैं, ब्रह्मपुरिया तथा जोहरा बोहरा मंदिर भी शेरगढ़ के इस किले में स्थित है। एक इसी प्रकार का शेरगढ़ का किला कहां पर स्थित है? धौलपुर जिले में भी स्थित है। जबकि कोसवर्धन का जो किला है वो बारां जिले में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा राइट आंसर रहेगा परवन नदी के किनारे स्थित है। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। सिवाना दुर्ग कहां पर स्थित है? सिवाना दुर्ग बाड़मेर में स्थित है, जिसे अणकिलो सिवाना भी कहा जाता है। इस दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार शासक था, उसके द्वारा करवाया गया था 954 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में। सिवाना के दुर्ग के आसपास कुम्मट के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, जो कि पश्चिमी रेगिस्तानी इलाकों की मुख्य विशेषता बताने वाला यह वृक्ष है। उसी के कारण इसे कुम्मट दुर्ग भी कहा जाता है। जालोर किले पर अधिकार करने से पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अपना अधिकार किया था और उस समय यहाँ का जो शासक था वो था सातल देव, और जो कि कान्हड़ देव का भतीजा था। कई किताबों में 1308 ईस्वी लिखता है और कई किताबों में 1310 ईस्वी भी हमें देखने को मिलता है, जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले पर अपना अधिकार किया था। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी में किसने करवाया था? तो वीर नारायण पंवार वंशीय शासक था, उसके द्वारा। भोज परमार मत कर देना, वीर नारायण पंवार है। ठीक है, सिवाना दुर्ग को किस नाम से भी जाना जाता है? सोनार का किला नहीं कहा जाता, कुम्मट दुर्ग कहा जाता है। सोनार का किला, स्वर्ण नगरी, ये दोनों किसे कहा जाता है? जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। कुम्मट दुर्ग कहा जाता है क्योंकि कुम्मट के वृक्ष यहाँ पर अधिकात या बहुतायत पाए जाते हैं। सिवाना के प्रथम शासक के समय यहाँ का शासक कौन था? तो वो था शीतल देव। शीतल देव नहीं, सातल देव था। कौन था? सातल देव यहाँ का शासक था। सिवाना के प्रथम शासक के समय कौन सा शासक था? सातल देव। अब इसमें क्या होता है कि कई बार इसी प्रकार के ऑप्शन आते हैं और विद्यार्थी क्या कंफ्यूज हो जाते हैं शीतल देव और सातल देव में। तो यहाँ का जो शासक था वो था सातल देव। और वैसे इस प्रकार के ऑप्शन आना बहुत कठिन है, क्योंकि एक दूसरे से मिलते जुलते ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर। सुमेलगिरी युद्ध जो कि 1544 में मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें मालदेव पराजित हुआ था। हालांकि पराजित नहीं होता, कुछ आपसी भ्रम के कारण मालदेव युद्ध मैदान को छोड़ के चला गया था, जबकि जेता और कुंपा ने
इस युद्ध में अदम्य साहस की दिखाया था और शेरशाह सूरी ने बीच युद्ध में नमाज अदा की थी और कहने लगा कि मैं सिर्फ मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बात शायद खो बैठता। अगर मालदेव उस समय वहां था, सोच लो कि जिसके सेनापति जेता और कुंपे इतने शक्तिशाली थे तो स्वयं वो कितना शक्तिशाली था। सिवाना का दुर्ग था, ये मारवाड़ के जो शासकों की शरण स्थली थी, संकटकालीन राजधानी थी। जब भी इन पर संकट आते तो वे सिवाना के दुर्ग की ओर भागती थी। यही बात चंद्रसेन के समय हुई थी, यही बात मालदेव के समय भी हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने कराया था? तो ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया था। चूरू दुर्ग इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आज़ादी के लिए चांदी के गोले चलाए थे। ये कब की बात है? जब बीकानेर के ठाकुर शिव सिंह ने चूरू के किले पर आक्रमण किया था। बाद में यहाँ की जनता की देश प्रेमी की भावना को देखते हुए ठाकुर शिव सिंह ने अपनी सेना को वापिस हटा लिया था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर, चूरू दुर्ग किस घटना के लिए विश्व इतिहास में प्रसिद्ध है? तो प्रथम तोप निर्माण में नहीं, चांदी के गोले दागने के कारण ही इतिहास में प्रसिद्ध हो गया था, जिसने अपनी आजादी की रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे। ठीक है, चलिए साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अकबर का दुर्ग कहां पर स्थित है? अकबर का दुर्ग जो कि अजमेर जिले में स्थित है, यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुसलमान स्थापत्य शैली में बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध की जो अंतिम रूप से व्यू रचना थी वो इसी दुर्ग में बनाई गई थी। इसे अकबर का मैगजीन खाना भी कहा जाता था, शस्त्रागार भी कहा जाता था, अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता था। एक अंग्रेज अधिकारी आया था व्यापार की परमिशन लेने के लिए, सर टॉमस रो। वो मुगल सम्राट उस समय था जहांगीर से मुलाकात इसी दुर्ग में करते हैं। इस दुर्ग का एक मुख्य दरवाजा है जिसका नाम है जहांगीरी दरवाजा। 1801 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों ने भी यहाँ पर अपना शस्त्रागार स्थापित किया था, जो कि 1857 की क्रांति के समय भी था। अगर 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों ने, नसीराबाद के जो क्रांतिकारियों ने, वो अगर दिल्ली की ओर तरफ ना बढ़ते हुए अजमेर की तरफ बढ़ते और इस शस्त्रागार पर अपना अधिकार कर ले तो 1857 की क्रांति का रूप कुछ और ही होता। परंतु वो उन्होंने क्या किया, दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। उस समय यहाँ पर अजमेर में ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं की थी क्योंकि ज़्यादा संपर्क के माध्यम नहीं थे, तो सेना आने में भी बहुत समय लगता था। उससे पहले ये क्रांतिकारी इस शस्त्रागार पर अपना अधिकार कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कहता है कि राजस्थान का एकमात्र मुसलमान दुर्ग स्थापत्य शैली में निर्मित दुर्ग कौन सा है? वो अकबर का दुर्ग है जो कि कहां पर, अजमेर में स्थित है। अकबर का दुर्ग जो कि पूर्ण रूप से कौन सी शैली में बना है? मुस्लिम शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है अंतिम रूप से कहां बनाई गई थी? वो थी अजमेर के अकबर दुर्ग में, और यहीं पर मान सिंह को इस अकबर की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। सेनापति नियुक्त क्यों किया गया था? क्योंकि अकबर यही चाहता था कि दो राजपूतों को ही हम आपस में लड़वा दें, और जिससे क्या होगा कि भविष्य में इनके संबंध कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाहाबाद दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शाहाबाद का दुर्ग जो कि कहां पर स्थित है? बारां में स्थित है। इसका निर्माण मुक्तमणि देव के द्वारा करवाया गया था। मुक्तमणि देव के द्वारा शाहाबाद के दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। बारां जिले में स्थित है। यहाँ जो प्रसिद्ध चीज है, कुंडा खुआ नामक एक झरना है। इसके अलावा नवल बाण तोप है जिसके कारण ये प्रसिद्ध है। नवल बाण तोप है जो कि शाहाबाद दुर्ग बारां में स्थित है, उसके कारण ये दुर्ग प्रसिद्ध है। बूंदी के दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, वहां पर नवल सागर झील है, नवल सागर तालाब वहां पर है। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में नवल बाण जो तोप है वो कहां पर है? शाहाबाद बारां में। नवलखा भंडार है चित्तौड़ में। नवलखा दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग में। नवलखा दुर्ग है जो कि कहां पर है? झालावाड़ में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बसंतगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था?
बसंतगढ़ के दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। बसंतगढ़ के दुर्ग में खिमल माता जी का मंदिर है और ये वो मंदिर है जहां पर एक शिलालेख मिलता है और जिसमें सर्वप्रथम राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। लिखित रूप में हमें प्रमाण मिलते हैं राजस्थानी शब्द का, राजस्थानी आदित्य शब्द महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है, बसंतगढ़ जो कि सिरोही में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है बसंतगढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध किस देवी का मंदिर है? तो वो है खिम्मल माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर जालोर जोधपुर दुर्ग में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोटड़ा दुर्ग किस जिले में स्थित है? ये वो राजस्थान के अन्य दुर्ग है जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं, बस यही ध्यान रखना है कि कौन सा दुर्ग कहां पर है। कोटड़ा दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। कहां पर? बाड़मेर में स्थित है। जिस प्रकार मंडरायल दुर्ग करौली में स्थित है, केहरीगढ़ किशनगढ़ अजमेर में स्थित है, उसी प्रकार मंडरायल दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये करौली जिले में स्थित है। इसे करौली दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। मंडरायल दुर्ग है जिसे करौली दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। यहां पर मर्दान शाह की दरगाह भी बनी हुई है और इस दुर्ग का निर्माण ब्रज बहादुर नामक जो शासक था यादव वंश का, उसके द्वारा करवाया गया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। केहरीगढ़ का दुर्ग कहां पर स्थित है? केहरीगढ़ का जो दुर्ग है किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। अब इसमें एक कंफ्यूज वाला पॉइंट है, वो कटारगढ़ है। कटारगढ़ और केहरीगढ़ देखने में एक जैसे लगते हैं। कटारगढ़ कुंभलगढ़ के में स्थित है और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा महल है, वो भाग है, वो कटारगढ़ है, जिसे महाराणा कुंभा अपने निजी निवास स्थान के लिए उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नवलखा दुर्ग किस जिले में स्थित है? नवलखा दुर्ग जो कि अभी बताया था मैंने, याद रखना है आपको। नवलखा दुर्ग झालावाड़ जिले में स्थित है। कहां पर? झालावाड़ जिले में नवलखा दुर्ग स्थित है। ठीक है, ये कुछ छोटे मोटे प्रश्न है, छोटे मोटे ये दुर्ग है। हो सकता है कि ज्यादातर प्रश्न जो मेन दुर्ग थे, जैसे अकबर का किला था वहां तक, तो प्रश्न ज्यादातर उनमें से ही बनने की संभावना है। इसके अलावा ये छोटे मोटे दुर्ग हैं, आपको ज्यादातर इनके बारे में यही ध्यान रखना है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है और किसने बनाया था, यही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हो सकता है कि कई बार प्रश्न उठ सकता है, जैसे कि बिन्नादेसर का किला है, बीकानेर में स्थित है। गंगा सिंह के समय दुल्ले सिंह नामक जो दीवान था उसके द्वारा बनाया गया था। कि लोहगढ़ का किला है, बाड़मेर में है। हापाकोट का किला है, जालोर में है। ऊंटकरी का किला है, करौली में है। भादरा जून का जो किला है ये इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि इसका संबंध मारवाड़ के शासक चंद्रसेन से है। तो ये दुर्ग कहाँ पर है? जालोर दुर्ग में है। जालोर के जिले में स्थित है ये दुर्ग है। और इसके अलावा अलवर के किले जैसे कांकड़बाड़ी का किला है, इतिहास में यह भी प्रसिद्ध है क्योंकि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहीं पर कैद किया था। अजबगढ़ और भानगढ़ का किला है, वो भी अलवर जिले में है। भानगढ़ का किला जिसे भूतवा किला भी कहा जाता है। चोमू का किला जिसे सामंती दुर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सामंती दुर्ग? क्योंकि ये सामंतों के द्वारा निर्मित है। टोंक का किला है, जैसे अंसीरगढ़ का किला है जो टोंक में है। पचेवर का किला है, वो भी टोंक में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये वो किले थे जिनसे संबंधित हमने प्रश्न नहीं बनाए थे। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास देखी है तो उसमें हमने ये सभी जो छोटे मोटे किले हैं उनका बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन करवाया है। अगर नहीं देखी है तो एक बार अवश्य देख लेना। चलिए साथियों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जयपुर के किलों में कौन सा दुर्ग शामिल है? नहीं है। जयपुर जिले में, किले हो गया क्या, यहां पर लिख लेना जयपुर जिले में कौन सा दुर्ग शामिल है? नहीं है। कालाखा दुर्ग है, नायला दुर्ग है, कानोता दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग नहीं है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंबल और बावनी नदी के संगम पर स्थित है। भैंसा शाह और रोड़ा नामक एक चारण था, उसने करवाया था इसका निर्माण। क्यों करवाया था? व्यापारियों को लुटेरों से रक्षा करने हेतु इसका निर्माण करवाया गया था। जयपुर के दुर्ग में कालाखा दुर्ग, नायला दुर्ग, बैराज दुर्ग और कानोता दुर्ग है। याद रखना है, 4 है, 3 तो इसमें दिए हैं, कालाखा, नायला, कानोता और एक बैराज दुर्ग है, वो भी जयपुर में स्थित है। चलिए साथियों आज के जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं। खंडार दुर्ग किस जिले में स्थित है? खंडार दुर्ग सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है और इसके अंतर्गत एक प्रसिद्ध शारदा तोप भी है। ठीक है, तो
ये था हमारी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो साथियों कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी और आज की क्लास में क्या आपने जो दुर्ग स्थापत्य कला का जो टॉपिक था क्या उसका पूर्ण रूप से रिवीजन कर लिया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई कमी लगती है तो आप जरूर कमेंट करके बताना ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सीधा इन प्रश्नोत्तरों की क्लास मत लगाना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो भी चीज़ है वो क्लियर नहीं होगी। आप एक बार पढ़ लोगे आपको याद रह जाएगा, परंतु ये लंबे टाइम के लिए आपको याद नहीं रह पाएंगे। उसके लिए क्या होगा कि आप एक बार दुर्ग से संबंधित जो भी क्लासें हैं वो आप एक बार अवश्य देखिए, उसके बाद में ही प्रश्नोत्तरों की क्लास करें। और पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक बार पहले कोई टॉपिक करो, उसके बाद में उसकी प्रश्नोत्तरों की क्लास कर लो, जिससे क्या होगा साथ में रिवीजन हो जाएगा और बहुत अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। प्रश्नों की परिभाषा समझ में आ जाएगी, प्रश्नों की परिभाषा समझ में आ गई, जहां कहीं पर भी हमारी कमजोरी है वो भी हमारे सामने आ जाएगी। ओके साथियों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्थापत्य में, जैसे अभी हमारे पास स्थापत्य में महल रह गए हैं, उसकी 2 क्लास आएगी। 2 क्लासों में महल को हम कंप्लीट कर लेंगे। एक क्लास आएगी छतरियों से संबंधित, एक क्लास आएगी मकबरों और दरगाहों से संबंधित। ठीक है, उसके बाद में मंदिर वाले टॉपिक पर हम जाएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि अगली जो हमारी क्लास है वो कौन सी रहेगी। हमने जो अगली क्लास तैयार की है वो छतरियों से संबंधित तैयार की है, क्योंकि छोटा टॉपिक है और एक साथ एक ही दिन में हमारी वो क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने अभी तक हमारे ऑनलाइन इस निःशुल्क प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे ज्वाइन कीजिए। और हमारा फेसबुक पर भी एक पेज बना है आपनो सिलेक्शन पॉइंट के नाम से, वो भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमें नोट्स की एक PDF डालते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के हो सकते हैं नोट्स, या अन्य राजस्थान के जीके से हो सकते हैं, या फिर करंट अफेयर से संबंधित कोई बात हो सकती है, उनसे संबंधित भी नोट्स हम वहाँ पर अपलोड करते हैं। और इंस्टाग्राम है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नाम भी आपनो सिलेक्शन पॉइंट है। इंस्टाग्राम में हम रोज़ का 1 या 2 प्रश्न अपलोड करते हैं। ठीक है, तो वो आप देखकर उसे हल कर लेना, उससे आपके जो दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने साथियों भाई बहनों जो भी तैयारी करे हैं उनको बोलना कि वो हमारे इस ऑनलाइन निःशुल्क प्लेटफॉर्म से जुड़े। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रमाण दे दिए हैं जिससे आपको ये तो विश्वास हो गया कि हम जिस दिशा में मेहनत करें वो दिशा सही है। हमारे पास साधन पर्याप्त नहीं है, परंतु हमारी जो हौसला है वो बहुत ज़्यादा है। और हम जीरो से लेकर के अर्श से लेकर के हमने फर्श तक मेहनत की है इन क्लासों को बनाने में। ठीक है, तो आप भी उतनी ही उस मेहनत का सम्मान कीजिए ताकि हमें भी हौसला मिले और हम निरंतर आगे से आगे आपके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।